Hello students, I am Avinash Swanikar from KV number 1 Chhindwada. Today I am going to start chapter 9 of our second book India People and Economy. Chapter title is Planning and Sustainable Development in Indian Context. In this chapter we will learn about the planning process, the concept of sustainable development and related case studies. First, we discuss the word planning. Planning is the process of thinking, formulation of a scheme or program, and implementation of a set of actions to achieve some goal. किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोचना, विचारना, नीतियाँ बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना ही नियोजन है. India adopted centralized planning after independence, but subsequently it graduated into decentralized multi-level planning. स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाएं जो हैं वो प्रारंभ की गई, लेकिन कुछ समय बाद हमने विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाएं जो हैं उन पे काम करना शुरू किया, क्योंकि केंद्रीकृत योजनाओं से भारत के कुछ क्षेत्र तो विकसित हुए थे, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो अविकसित थे. तो उन अविकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों में लाने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी लेवल प्लानिंग जो है वो शुरू की गई. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन वाज विद द प्लानिंग कमीशन एट द सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर जो योजनाएं हैं उसको बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? योजना आयोग के ऊपर थी. बट ऑन 1 जनवरी 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग. 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो योजना आयोग की जगह जो है वो काम करने लगा. नीति आयोग हैज़ बीन सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वॉल्विंग द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया, फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. केंद्र व राज्य सरकारों को तकनीकी और युक्तिगत सलाह देने के लिए और भारत के आर्थिक निर्माण में, आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीति आयोग जो है वो स्थापित किया गया. अब जो प्लानिंग है उसके कितने अप्रोचेस हैं, कितने उपगमन हैं, अगर उनकी बात करें तो देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग. नंबर 1 इज सेक्टरल प्लानिंग अप्रोच एंड द सेकंड वन इज रीजनल प्लानिंग अप्रोच. In the sectoral planning approach, the development of various sectors of economy, example agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, transport, communication, social infrastructure and services are taken into consideration, to which various sets of schemes or programs are to be formalized and implemented. जो खंडीय नियोजन है इसमें अर्थव्यवस्था के किसी एक सेक्टर को आधार बनाया जाता है, जिसमें कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार कुछ भी हो सकता है, और केवल उसके विकास की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाता है. जैसे किसी क्षेत्र में कृषिगत विकास के लिए योजनाएं बनाना, किसी क्षेत्र में सिंचाई विकास के लिए योजनाएं बनाना, तो ये सभी सेक्टरल प्लानिंग अप्रोच जो हैं उसमें सम्मिलित होंगे. बट द सेकेंड अप्रोच इज रीजनल प्लानिंग अप्रोच, एंड इन दिस अप्रोच द मेन एम्फेसिस इज ऑन टू ड्रॉ such plans which may help to reduce regional disparities and bring uniform economic development. जो प्रादेशिक नियोजन है उसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं बनाई जाती है उसका उद्देश्य सामाजिक असमानता जो है, प्रादेशिक असमानता जो है क्षेत्रों में उसको कम करना है, और एक समान आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों का करना इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाता है.
तो जो सेक्टरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग है, इन दोनों में मुख्य अंतर यही है कि सेक्टरल प्लानिंग में अर्थव्यवस्था की किसी एक क्षेत्र, एक सेक्टर को लिया जाता है और समस्त योजनाएं उसके लिए, उस क्षेत्र के, उस सेक्टर के विकास के लिए बनाई जाती हैं। किंतु रीजनल प्लानिंग अप्रोच में किसी क्षेत्र के विकास के लिए समस्त प्रकार की योजनाएं जो हैं वो बनाई जाती है, जिससे कि अगर वो अविकसित है तो विकसित श्रेणी में आ सके और वहाँ पर भी विकसित क्षेत्रों के समान आर्थिक विकास जो है वो किया जा सके। अब हम बात करते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग की, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की। द कोर फोकस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज इन प्रमोटिंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको, उनके विकास के लिए, उनका विकास जो है वो नियोजन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन there is a need of resource base as well as technology and investment simultaneously, because sometimes resource rich regions also remain backward. किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास के लिए वहाँ पर संसाधन जो है उसका होना ज़रूरी है, लेकिन संसाधनों के साथ में तकनीकी और निवेश का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर संसाधन तो बहुत हैं लेकिन फिर भी वो पिछड़े रह जाते हैं। आफ्टर हैविंग अबाउट 1.5 decade प्लानिंग एक्सपीरियंस, इट इज़ रियलाइज्ड that our economic development is still facing the regional imbalances. इतने वर्षों के नियोजन के अनुभवों के बाद हमने ये महसूस किया कि आर्थिक विकास में अब भी प्रादेशिक असमानता जो है वो हमें दिखाई देती हैं। यानी कि भारत के कुछ क्षेत्र जो हैं वो बहुत अधिक विकसित हैं और कुछ क्षेत्र जो हैं वो अत्यंत ही पिछड़े हैं, चाहे उनके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं लेकिन फिर भी वो पिछड़े क्षेत्रों में सम्मिलित होते हैं। In order to encounter both regional and social disparities, the Planning Commission introduced the target area and target group approaches to planning. अब ये जो प्रादेशिक व सामाजिक असमानता है, इस सामाजिक व प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र व लक्ष्य समूह उपगमन जो है वो बनाए। अब ये लक्ष्य क्षेत्र व लक्ष्य समूह उपगमन जो है वो क्या है और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वे इंक्लूड इन द टारगेट एरिया प्रोग्राम्स आर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, next one is drought prone area development program, next desert development program and last hill area development program. जो लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम है उनमें पहला है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें सिंचाई के विकास के लिए कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से किए जाते हैं। सेकेंड है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी सूखा संभावित क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए इन कार्यक्रमों के अंतर्गत योजनाएं बनाई जाती हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे भारत के जो पश्चिमी भाग है जहाँ पर थार मरुस्थल है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय विकास को रोकने के लिए और वहाँ पर भी विकास जो है, विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किए गए। एंड हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करने के लिए और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो भारत में चलाए गए। इन चारों कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है वो यही है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में संसाधन है उनका समुचित उपयोग हो सके और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है उसमें सुधार आ सके और जो असमानता है, जो सामाजिक व प्रादेशिक असमानता है राज्यों के बीच में, उनको जो है वो कम किया जा सके, जिससे कि भारत के सभी क्षेत्र जो हैं समान आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करें और भारत जो है
उसके सारे लक्ष्य जो हैं, विकास के जो समस्त लक्ष्य निर्धारित हैं विश्व स्तर पर, वो पूरे हो सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम्स आर टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स, लक्ष्य समूह कार्यक्रम। उसमें मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम हैं। नंबर 1 इज द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA, लघु कृषक विकास संस्था। जो भी छोटे किसान हैं उन किसानों के विकास के लिए इसमें कार्यक्रम जो है वो बनाए जाते हैं, उन्हें सहायता राशि दी जाती है जिससे वो अपना विकास जो है, अपनी कृषि को बहुत अच्छे से विकसित जो है वो कर सकें। मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी MFDA, ये भी किसानों के विकास के लिए बनाई गई है, जिससे क्या हो कि ये जो समूह है ये मुख्य विकास धारा जो है नियोजन की उसमें सम्मिलित हो सके। अब हम इन टारगेट एरिया प्रोग्राम और टारगेट ग्रुप प्रोग्राम से संबंधित कुछ कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे और उनमें कौन कौन से कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। उसमें पहला है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट कवर्स 15 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्राइजिंग ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रेजेंट उत्तराखंड। सबसे पहले हम उत्तराखंड की लोकेशन को समझ लें। यहाँ उत्तराखंड है। मिकिर हिल एंड नॉर्थ कछार हिल ऑफ आसाम। अगर आसाम की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आसाम है और इसी आसाम में मिकिर और नॉर्थ कछार हिल्स मिल जाती हैं। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल स्टेट है और इसमें दार्जिलिंग जो है वो सिक्किम के जस्ट नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। एंड द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु स्टेट की लोकेशन है। इट वॉज स्टेटेड इन 5th 5-year प्लान। ये कब बनाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया और इसके अंतर्गत हम लोग उत्तराखंड के कुछ जिले, आसाम के क्षेत्र, वेस्ट बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु स्टेट में है उसको सम्मिलित करता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें हिल एरिया कि कौन से क्षेत्र जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे, तो इट वाज रिकमेंडेड इन 1981 बाय द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया that the hill area having the height above 600 meter and not covered under the tribal subplan are treated as backward hill areas। अब वो समस्त क्षेत्र जिनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है, वो सभी क्षेत्र किसमें सम्मिलित होंगे? हिल एरिया में सम्मिलित किए जाएंगे। तो बोर्ड के लिहाज से जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपसे हिल एरिया की डेफिनेशन पूछी जाए कि डिफाइन द हिल एरिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, तो आपको बताना है कि द हिल एरिया हैविंग ए हाइट अबव 600 मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर द ट्राइबल सब प्लान be treated as backward hill areas. The aims of hill area development programs are: first one is development of horticulture, बागवानी का विकास करना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि जो है उसे विकसित करना, जैसे कि चाय के बागान जो हैं आज हिल एरिया में विकसित हो रहे हैं और भी बहुत सारी बागाती फसलें जो हैं उनका विकास किया जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विकसित करना, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, मुर्गी पालन, वानिकी और स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, जितने भी लघु व ग्रामीण उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना इस हिल एरिया कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। डिटेल्ड प्लान आर बेस्ड ऑन टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द हिल एरिया। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय,
सामाजिक व आर्थिक दशाओं को ध्यान में रख करके बनाई जाती है कि वहाँ किस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक विकास के लक्ष्य जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP. This program was started during the 4th 5-year plan. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। The main objective of drought prone area program are as follows. This plan mainly emphasized on generating employment opportunities to the people of drought prone areas along with creating productive assets. ये चौथी योजना में शुरू हुआ कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य था सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना। Besides irrigation projects, land development programs, afforestation, grassland development and creation of basic rural infrastructure such as rural electrification, roads, market, credit and services were also its main priorities. सिंचाई योजनाएं, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चरागाह विकास, आधारभूत ग्रामीण संरचनाएं जैसे कि विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण और सेवाएं जो हैं वो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित की गई। द नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया found that this program was mostly confined to the development of agriculture and allied sectors along with restoration of ecological balance. पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन की समीक्षा की और उसमें बताया कि कार्यक्रम मुख्यतः कृषि व इससे संबंधित सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है और पर्यावरण संतुलन पुनः स्थापन पर इसमें क्या किया गया, मुख्य रूप से बल दिया गया। द सोसाइटी ड्यू टू बर्डन ऑफ पॉपुलेशन वाज बाउंड टू यूटिलाइज द मार्जिनल लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड एज ए रिजल्ट लेड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग जो हैं वो कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं जिससे पारिस्थितिकीय निम्नीकरण जो है वो इन क्षेत्रों में हो रहा है। अब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से लागू हैं। देयर आर 67 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आइडेंटिफाइड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1967 एज ड्रॉट प्रोन एरियाज। कुल 67 जिलों में ये कार्यक्रम जो है वो संचालित है। इरिगेशन कमीशन डिमार्केटेड द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द क्राइटेरिया ऑफ 30% इरिगेटेड लैंड। जो इरिगेशन कमीशन है, जो सिंचाई आयोग है, उसके अनुसार भारत के वे क्षेत्र जहाँ पर 30% से कम भूमि जो है वो सिंचाई भूमि के अंतर्गत सम्मिलित है, उन सभी को सूखा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो सम्मिलित किया गया। द एरियाज आर सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रॉयल सीमा, तेलंगाना प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु आर इंक्लूड इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स। तो इनको हम एक लोकेट कर लेते हैं इन क्षेत्रों को। अगर फर्स्ट बात की जाए सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की बिल्कुल मध्य से अरावली श्रृंखला जो है वो होकर के गुजरती हैं। तो अरावली के वेस्टर्न पोर्शन में एरिड रीजन है और ईस्टर्न पोर्शन सेमी एरिड रीजन में आ जाएगा। उसके अलावा गुजरात स्टेट, ये गुजरात, देन रीजन ऑफ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये पूरा महाराष्ट्र मराठवाड़ा रीजन, देन रॉयल सीमा, तेलंगाना प्लेट्यूज, ये तेलंगाना प्लेट्यूज एंड रॉयल सीमा प्लेट्यूज, कर्नाटक प्लेटू, कर्नाटक स्टेट एंड लास्ट वन इज
तमिलनाडु, यहाँ पर है तमिलनाडु। ये सारे क्षेत्रों में जो हैं वो सूखा संभाव्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं और यहाँ पर विभिन्न योजनाएं जो है वो चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं और जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, उन इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस को दूर करने की बात जो है वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो की जाती है। अब जो हमने अभी तक स्टडी किया है, जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ सेक्टोरल प्लानिंग? क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लीमेंट द 4th 5-year प्लान फॉर द people in drought prone areas? Question number 3, in which 5-year plan of India were hill area development program initiated? And the last question is hill area development program in India were drawn keeping in view their topographical, ecological, social, economic conditions. Support the statement with suitable examples. ये कुछ important questions हैं जिन्हें आप कोशिश करें करने की। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम अगले सेशन में स्टडी करेंगे। थैंक यू।